गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है। सामाजिक विज्ञान विषय और टॉपिक है हमारा इतिहास की समझ। इससे पहले की वर्कशीट में हमने देखा कि इतिहास की जानकारी हमें किन किन सोर्सों से मिलती है और भारत का इतिहास किस तरीके से शुरू होता है। आज की वर्कशीट में हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमारे परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी घटनाएं आज के डेट में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि मान लिया कि आप आज कोई सब्जी बना रहे हो, भिंडी की सब्जी बना रहे हो, लेकिन वो भिंडी की सब्जी तभी बनेगी जब आपने पहले लाके भिंडी रखी होगी। यानी कि इतिहास का वर्तमान और भविष्य से बहुत ही गहरा संबंध होता है। कोई भी घटना, किसी भी समय होने वाली घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है और वो भविष्य की घटना का कारण बनती है। मतलब जो घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी हैं, उनके कारण आज कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कारण हमारा भविष्य निर्धारित होता है। यानी कि जो अतीत है उस पे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बेस्ड होते हैं। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इससे हमें सिर्फ यही नहीं पता चलता कि पहले क्या हुआ था, हम अपने भविष्य को भी सुधार सकते हैं। जैसे कि अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेकर के हम उन चीज़ों को दोबारा होने से रोक सकते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए। धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। 17वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी हमारे भारत आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो राजनीतिक रूप से कोई स्थिरता है ही नहीं, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने माहौल जब यहाँ का देखा तो उन्हें लगा क्यों ना हम यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ, यहाँ पर कई सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर के सामने आई, जैसे कि मराठे, सिख, जाट, बंगाल और अवध के नवाब, रेहलो, इन सब के रूप में हमें टुकड़ों में शासन नजर आ रहा है और ये सब आपस में इनका युद्ध होता रहता था। तो यानी कि एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एकता नजर नहीं आ रही थी। तो जो विदेशी यहाँ व्यापार करने आए थे, मौका देख के मालिक बन गए और इस वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज जो है ज़्यादा आगे बढ़ कर के हमारे सामने आते। उन्होंने लगभग 200 वर्ष के लगभग यहाँ पर भारत पर नियंत्रण किया। जब उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण किया तो ऐसा नहीं था कि उनको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे देश के लोगों ने भी उन्हें कड़ी टक्कर दी। जैसा कि हम जानते हैं, 1857 का विद्रोह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने लोगों को एक सीख दी, एक नज़रिया दिया कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे जो थे वो एक सैनिक थे। उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को यूज़ करने से मना किया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था और यहीं से हमारा 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे बख्त खान आते हैं, फिर बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सभी लोग 1857 के विरोध में ही खड़े थे कि जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेजों के खिलाफ एक बार सभी लोग उठ खड़े हुए थे। जैसे कि बेगम हजरत महल ये इसलिए उठ खड़ी हुई क्योंकि उस समय नवाब वाजिद अली शाह जो उनके हस्बैंड थे, वो अवध के शासक थे। उनका नाम था नवाब वाजिद अली। जो नवाब वाजिद अली थे, उनको अंग्रेजों ने कहा कि ये अयोग्य शासक है। अयोग्य शासक कह करके इनको उन्होंने सत्ता से हटा दिया। तो उनसे युद्ध करने के लिए, एक तरीके से उनसे विद्रोह करने के लिए बेगम हजरत महल ने तैयारी कर ली। उनका बेटा बिरजिस कद्र था
जिसको वह सत्ता पे बैठाना चाहती थी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते ही होंगे, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में। वो जो सन 57 है ना, वो 1857 है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी यही करा था। इन्होंने जो इनकी झांसी थी, इसको अंग्रेज अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि एक नीति थी, विलय नीति, जिसके तहत अगर राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य जो है अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा। तो जो रानी थी, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया हुआ था, लेकिन दत्तक पुत्र को राज्य का अधिकारी नहीं समझा जाता था। इसीलिए अंग्रेजों ने जो है रानी लक्ष्मीबाई की झांसी को अपने अंडर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ जाकर के इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और कड़ी टक्कर दी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने 1857 का विद्रोह किया, और उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो उन्होंने बना रखा है, उस कंट्रोल को कम किया जा सके। परंतु अंग्रेजों ने इसे बड़े बेरहमी से कुचल दिया, यानी कि इस विद्रोह को बड़े बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। 1857 से पहले जो हमारे देश के ऊपर शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ वो शासन कर रही थी। लेकिन 1857 के बाद अब ब्रिटेन साम्राज्य का डायरेक्ट भारत के ऊपर आधिपत्य हो गया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता के नींव को और ज़्यादा मजबूत करा। हम देखते हैं कि कुछ एक चीज़ें जो हैं, जैसे अंग्रेज़ों का शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और रेल, ये अंग्रेज़ों ने भारत को कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि प्लस पॉइंट के तहत हम देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारी नेगेटिविटी में से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। पाश्चात्य शिक्षा ने अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, इन सबको भी हमारे देश के पाठ्यक्रम में संकलित किया, यानी कि उसको इसमें ऐड किया। उस समय हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग जो हैं उस समय अपने अच्छे विचार, अपने कह सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा ही सुधारक विचार, जिससे कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उनको इन्होंने हटाने की कोशिश की। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो उनको आधुनिक समाज का प्रणेता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो समाज की बुराइयां थी, सती प्रथा, इन सबको हटाने की कोशिश की। इन्होंने बाल विवाह, जातिवाद, इन सब का विरोध किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और जब हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इन्होंने वेदों को इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौट चलो, हमारे वेद, हमारी जो संस्कृति बहुत ही उच्च संस्कृति है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बहुत ही अच्छी बात थी कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए। अब देखते हैं, इनके सुधार कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी। मतलब कि एक तो इन्होंने सुधार कार्य किए, लोगों को जगाया, ठीक, एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि भारत में जो अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजों ने उसको नष्ट किया। फिर तीसरा कारण आता है ब्रिटिश शासन की और अनर्थकारी आर्थिक नीतियाँ, यानी कि जैसे लगान बहुत ज़्यादा लगा देना, यहाँ पर जबरन नील की खेती कराना, कपास की खेती कराना। फिर चौथा कारण आता है मध्यम वर्ग हमारे सामने उभर के आया। पांचवा कारण आपका ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये लोगों में आ गई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण आगे चलकर हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
सामने आया। अगर आपसे कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण बताएं, तो आप ये सारे कारण बता सकते हो कि यहाँ पर लोगों के अंदर विचारधाराएं आ गई, लोगों को सुधार की जो एक नींव रखी हमारे सुधारकों ने, लोगों को जगाया कि भाई उठो, सोते नहीं रहना है, हम भी कुछ ना कुछ करके इन अंग्रेज़ों को बाहर कर सकते हैं। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो अंग्रेज़ मुट्ठी भर हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों ने खराब कर दी थी, यहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ थी, यहाँ के भारत के जो बुनकर थे उनका सामान नहीं बिक रहा था, भारत के बाज़ार में बाहर से लाया हुआ सामान बिक रहा था, तो यहाँ के व्यापारी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ऐसे टाइम में हम देखते हैं कुछ संस्थाएं सामने आती हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग। ये सब संस्थाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो हमारी देश के प्रति भावना है, मतलब खुद को मर मिटाने की, कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरें। तो इसके हम संस्थापक देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ए ह्यूम। होम रूल लीग के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि संस्थाएं थी, इन्होंने लोगों को जगाया, लोगों में राष्ट्रीय जो एकता है उसको लाने का काम किया। जब हम बात करते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे नायक थे, नायक का मतलब होता है हीरोज़, नेशनल हीरोज़, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना जी जान लड़ा दी, तो ऐसे नाम में हम आते हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। ये सारे हमारे देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। अगर ये नहीं होते तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। इनके संयुक्त प्रयास से हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली। इनमें से कुछ के आप चित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें आपके राजा राम मोहन रॉय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। अभी इनकी चर्चा हम क्वेश्चन के आंसर जब करेंगे तब भी देखेंगे। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है, ना कि इतिहास की यात्रा रोचक। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास पे बेस नहीं रहना, हमें अपना वर्तमान अच्छा करना है और भविष्य को भी आगे तक ले जाना है। चलिए अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रभावित करता है। पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। किसी भी समय में होने वाली घटना पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य में होने वाली घटना का कारण बनती है। यानी कि जो घटना आज घट रही है वो कहीं ना कहीं पिछली घटना से जो है जुड़ी हुई होती है, और जो वर्तमान की घटना है उसी के कारण हमारा भविष्य भी निर्धारित होता है। इसीलिए इतिहास सिर्फ भूतकाल यानी बीते हुए काल को जानने का ही नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। हम अतीत में हुई गलतियों से सीखकर उन गलतियों को दोबारा होने से रोक सकते हैं और अच्छी बातों को हम आत्मसात कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। तो इसका एक मेन कारण तो हमारे यहाँ के जो अव्यवस्था थी उसने ही इस तरीके की जो है व्यवधान पैदा कर दिए हम लोगों के लिए कि हम आपस में लड़कर आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यूरोपीय व्यापारी भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, ये राजनीतिक अस्थिरता है, इसके कारण राजनीतिक वर्चस्व प्रभाव जमाने में ये लोग सफल हो गए। उस समय हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ मौजूद थी
जो वर्चस्व के लिए आपस में ही लड़ रही थी। ऐसी अव्यवस्था ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ता आसान कर दिया। मतलब कि बाहर से आए हुए व्यापारियों को दिखा कि भारत में व्यवस्था सही नहीं है, तो चलिए हम इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। जब हम राष्ट्रीय जो हमारा आंदोलन है उसके ऊपर प्रकाश डालने की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी उस समय हो रही थी जिनके कारण भारतीय आंदोलन शुरू हुआ। जिसमें पहला हमारा आता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको नष्ट किया गया। हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन के द्वारा शोषणकारी आर्थिक नीति लगाई गई। मध्यम वर्ग उभर के आया जो कि लड़ने को तैयार था उस समय। समाज सुधारकों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। ये सारी घटनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 मुख्य घटनाएं हैं जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। मतलब कि एक माहौल बना, एक अचानक से कुछ नहीं होता था। इन्होंने देखा कि हमारे ऊपर, मतलब भारत के लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है, हमारी राज्य व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नियम कानून लगाए जा रहे हैं। तो जब छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होकर जुड़ती चली गई तो एक विस्फोट के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमारे सामने आई। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे देश के नायक ही इतने ज़्यादा हैं। हमारे पहले नायक के रूप में हम देखते हैं मंगल पांडे, जिसमें इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया था। पहले जो एक एनफील्ड नाम की एक बंदूक थी जिसके अंदर एक कारतूस होता था और उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और कहा जाता था कि उस कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया है, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। ऐसे में भारत के लोगों ने चर्बी को बुरा मानते हुए, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी जो कि धार्मिक कारणों से बहुत ज़्यादा गलत मानी गई, इसको चलाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया और इसी के साथ जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था वो शुरू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेगम हजरत महल, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। नवाब वाजिद अली शाह की बेटी, ये वाइफ थी, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित करके अवध जो है अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। अपने बेटे बिरजिस कद्र को हजरत महल सिंहासन पर बैठाना चाहती थी और वो अवध को अपने हाथ में वापस लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई सगा पुत्र नहीं था और उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बनाने के कारण उनको हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाता था। इसीलिए झांसी को अंग्रेजों ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया और झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें कि वो वीरगति को प्राप्त हुई। अगले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने काकोरी कांड, जिसमें एक ट्रेन थी अंग्रेजों का धन उसमें जा रहा था, उसको लूटा। इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेते हुए सैंडर्स जो था उसकी हत्या की और अंग्रेज इनको पकड़ने के बहुत प्रयास करते थे पर वो कभी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, इसमें एक साइमन कमीशन में था कि एक मतलब कि आयोग था जो कि भारत के ऊपर लादा जा रहा था। उस आयोग में जितने भी सदस्य थे उसमें से एक भी भारत का नहीं था। मतलब कि भारत के ऊपर जो नीतियां लगाई जा रही है उसमें भारत के लोगों का ही कहीं कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। उसके विरोध में गो बैक साइमन कहा गया और 1928 में विरोध किया गया और उसको बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्वक दबाने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय जख्मी हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
महात्मा गांधी भी एक ऐसा नाम है जो कि हमारी आज़ादी और हमारे अंग्रेज़ों के जो ऊपर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार थे उसके बीच में खड़ा होकर के उन्होंने सत्य अहिंसा का साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने सत्य अहिंसा को पकड़ के रखा। इन्होंने कहा कि जो भी हमें काम करना है वो बहुत ही अहिंसापूर्ण करना है, कोई हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उन्होंने आंदोलन करे, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा की इन्होंने। ये सारे वो प्रयास थे जिनके जरिए आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने हमें नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इन्होंने आज़ाद हिंद की फौज का गठन किया। हम इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो कि देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखने वाले व्यक्ति थे। देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले व्यक्ति के रूप में हम भगत सिंह को जानते हैं। इन्होंने अंग्रेज का विरोध जताने के लिए आवाज़ करने वाले बम असेंबली में फेंके और वो वहाँ से भागे नहीं, क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि हम विरोध कर रहे हैं। इन्होंने किसी की जान की हत्या करने के लिए बम नहीं फेंके, सिर्फ आवाज़ करने वाले बम थे। इन्हें वहाँ पकड़ लिया गया और राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें 1931 में फांसी दे दी गई। तो ये सब हमारे देश के वो क्रांतिकारी थे, नेता थे, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे जिन्होंने हमें आज की आज़ादी दिलाई। तो हमारा जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम होने के साथ साथ बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेरक भी है। इसमें एक नहीं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हमें जीवन भर प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने सहपाठियों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।